गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य आधुनिक काल द्विवेदी काल पार्ट 2। कल हमने इसकी पार्ट 1 की शुरुआत की थी, आज हम इसको समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की कितनी अवस्थाएं लक्षित की हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की 3 अवस्थाएं लक्षित की हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किस कवि ने किया है। तो गोल्ड स्मिथ के हर्मिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किस कवि ने किया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिधर शर्मा नवरत्न। तो गिरिधर शर्मा नवरत्न ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किस कवि ने किया है। तो माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का अनुवाद हिंदी माघ के नाम से किस कवि ने किया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिधर शर्मा नवरत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगी दुखमोचन किसकी रचना मानी जाती है। तो मृगी दुखमोचन किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित लोचन प्रसाद पांडेय। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडेय जो हैं, ये मृगी दुखमोचन के लेखक हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए मन का स्वागत नवीन संवत्सर का स्वागत किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राय देवी प्रसाद पुण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। इश गिरजा को छोड़ी इशु गिरजा में जाए। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इश गिरजा की छोड़ी इशु गिरजा में जाए। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित नाथुराम शर्मा शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। तो फिर से पढ़ते हैं। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो स्नेही इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला भगवान दिन किस उपनाम से कविता करते थे। तो लाला भगवान दिन किस नाम से कविता लिखते थे, उनका उपनाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिन। तो दिन के नाम से कविता करते थे लाला भगवान दिन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित कुसुम वन विहंगम आश्वासन किसकी कविता मानी जाती है। तो दलित कुसुम वन विहंगम आश्वासन किसकी कविता मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित रूप नारायण पांडेय।
तो पंडित रूप नारायण पांडेय जो हैं ये दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशाजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वीकायाओं के गतागत की पहली बुझाने की। तो ये कथन किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे कैली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न ही स्वीकायाओं के गतागत की पहली बुझाने की। तो ये कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हुई, इसका श्रेय किसे जाता है? तो द्विवेदी काल में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय किसे जाता है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था गद्य पद्य की भाषा को खड़ी बोली बनाने में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? तो गुप्त जी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हेमंत। हेमंत जो है ये गुप्त जी की पहली कविता मानी जाती है और इसका प्रकाशन समय माना जाता है 1905, सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया के रूप में की थी? तो गुप्त जी ने भारत भारती की रचना किस ग्रंथ की प्रतिक्रिया के रूप में की थी, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुदस्से-हाली। तो मुदस्से-हाली के प्रतिक्रिया के रूप में गुप्त जी ने भारत भारती की रचना की थी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत दर्पण किसकी रचना मानी जाती है? तो भारत दर्पण के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी। तो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी जो है इसके लेखक हैं भारत दर्पण के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी के द्वारा लिखा गया साकेत में कितने सर्ग हैं? तो गुप्त जी के द्वारा लिखा गया साकेत में कितने सर्ग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 12 सर्ग होते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख किसने लिखा? तो फिर से पढ़ते हैं। 1908 में सरस्वती में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख किसने लिखा, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। गुप्त जी के द्वारा लिखा गया यशोधरा किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो गुप्त जी के द्वारा लिखा गया यशोधरा किस प्रकार का काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंपू काव्य। तो यशोधरा जो है
ये चंपू काव्य के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काबा और करबला किसकी रचना मानी जाती है? तो काबा और करबला के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है? तो किस कवि ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो सबसे पहले आते हैं गुप्त जी, फिर नाथुराम शर्मा शंकर, फिर राय देवी प्रसाद पुण्य, फिर आते हैं लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। तो ये जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से लिखने वाले कवियों के नाम हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले गुप्त जी, फिर नाथुराम शर्मा शंकर, फिर राय देवी प्रसाद पुण्य, लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो ये सभी जो हैं ये द्विवेदी काल के अंतर्गत आते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से इन्होंने लिखना शुरू किया था। तो यहाँ से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहरा कुबुद्धि का चीर हटता है, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहरा कुबुद्धि का चीर हटता है, तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। भारत प्रताप भानु उच्च उदयाचल से कुहरा कुबुद्धि का चीर हटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि किसे माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक के बाद स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत सच्चाई सार किसकी रचना मानी जाती है? तो जगत सच्चाई सार किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक जो हैं ये जगत सच्चाई सार के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भैंस क्षणिक, छवि छीन छीन धारती। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भैंस तनिक, छवि छिन छिन धारती। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? तो श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुणवंत हेमंत। तो गुणवंत हेमंत जो है ये श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, नेट में कई बार पूछा गया है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। और ये जो है साकेत से लिया गया है, तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम है गुप्त जी और ये साकेत महाकाव्य से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाथ किसकी रचना मानी जाती है? तो अनाथ जिसका प्रकाशन समय माना जाता है 1917। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिया राम शरणगुप्त। तो सिया राम शरणगुप्त जो हैं ये अनाथ रचना के लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेश संगीत किसकी रचना मानी जाती है? तो स्वदेश संगीत के लेखक का नाम क्या है या किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका, रह ना जाए अब कहीं किसी रावण का लंका। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? सजे अभी साकेत बजे हाँ जय का डंका, रह ना जाए अब कहीं किसी रावण की लंका। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल के किस कवि को हरि गीतिका का बादशाह माना जाता है? तो द्विवेदी काल के किस कवि को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण किसकी पुस्तक मानी जाती है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम विलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य बंधु के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पांड्य बंधु के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं लोचन प्रसाद पांड्य और मुकुटधर पांड्य। तो पांड्य बंधु के अंतर्गत आते हैं लोचन प्रसाद पांड्य और मुकुटधर पांड्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिर से पढ़ते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। और ये जो है भारत भारती से लिया गया है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगला कवि माइकल मधुसूदन के मेघनाद वध का काव्यानुवाद गुप्त जी ने किस उपनाम से किया है? तो बंगला कवि माइकल मधुसूदन के मेघनाद वध का काव्यानुवाद गुप्त जी ने किस उपनाम से किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य दैत्यवंश के रचयिता का नाम क्या है? तो महाकाव्य दैत्यवंश के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हरदयालु सिंह। तो महाकाव्य दैत्यवंश के रचयिता का नाम है हरदयालु सिंह। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है? तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर के खड़ी बोली में कितनी कवित लिखे गए हैं? तो रत्नाकर के खड़ी बोली में कितने कवित लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 2। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली में 2 कवित लिखे हैं। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में गुप्त जी की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में गुप्त जी की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भारती। तो भारत भारती को जनाना हिंदुस्तान समझा गया था अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग के द्वारा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने गांव-गांव घर-घर घूमकर रात-रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुन कर कविता कौमुदी में संकलित किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। किस कवि ने गांव-गांव घर-घर घूम कर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुन कर कविता कौमुदी में संकलित किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में गुप्त जी की कौन सी रचना का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? तो वो है भारत भारती। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया है? तो ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास किस कवि ने किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम नरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी संकलन में उन्होंने ये प्रयास किया है। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास राम नरेश त्रिपाठी ने किया है कविता कौमुदी संकलन में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो गुप्त जी को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारत भारती। तो भारत भारती के लिए गुप्त जी को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक को आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया है? तो धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के द्वारा लिखा गया मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राय देवी प्रसाद पुण्य। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नाथुराम शर्मा शंकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैंसी भवानी के तब सेवा, लागे करन पढ़व गा छूटी, बटुवन दूध दुहा इन हातन, धार न कबहू दूहत माँ टूटी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। भैंसी भवानी के तब सेवा, लागे करन पढ़व गा छूटी, बटुवन दूध दुहा इन हातन, धार न कबहू दूहत माँ टूटी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम के संकलन कर्ता का नाम क्या है? तो द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम के संकलनकर्ता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मधर पाठक। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1982। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी के गुरु का नाम क्या है? तो गुप्त जी के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। तो इसके लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो
मचल कर मत साल। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गुप्त जी, और ये साकेत महाकाव्य से ये पंक्ति लिया गया है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी मूलतः किस प्रकार के भक्त कवि माने जाते हैं? तो गुप्त जी किस प्रकार के भक्त कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम भक्त कवि। तो गुप्त जी राम भक्त कवि माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा था? तो किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा था? उनका नाम क्या है? तो वो हैं पदम सिंह शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किस विद्वान ने कहा है? तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किस विद्वान ने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में कौन माने जाते हैं? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी काल की प्रधान प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? तो द्विवेदी काल में प्रधान प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता जो है ये द्विवेदी काल की प्रधान प्रवृत्ति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता क्या है? तो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इतिवृत्तात्मकता। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो द्विवेदी काल में काव्य की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने पहले क्या नाम रखा था? तो प्रिय प्रवास का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने पहले क्या नाम रखा था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रजांगना विलाप। तो ब्रजांगना विलाप के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने प्रिय प्रवास का नाम रखा था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध कृत प्रिय प्रवास के नायक नायिका का नाम क्या है? तो प्रिय प्रवास के नायक और नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्ण राधा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की काव्य कृतियाँ कौन सी मानी जाती हैं? उनके नाम क्या हैं? तो सबसे पहले रसिक रहस्य, फिर प्रेमांबु वारिधि, फिर प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्नवन, प्रेमांबु प्रभा, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, प्रिय प्रवास, कर्मवीर, ऋतु मुकुर, पद्म प्रसून, पद्म प्रमोद, पद्य प्रसून, पद्य प्रमोद, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, चुभते चौपदे और रसकलश। तो ये जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के अत्यंत ही प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं?
तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तारक वध महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो तारक वध महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गिरिजादत्त शुक्ल। तो गिरिजादत्त शुक्ल जो हैं ये तारक वध महाकाव्य के लेखक का नाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ कौन सी मानी जाती है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की बोलचाल और मुहावरेदार भाषा की रचित काव्य कृतियाँ कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये पंक्ति जो है किस रचना से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इसके लेखक हैं गुप्त जी और ये भारत भारती से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह का नाम क्या है? तो राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मानसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो सखी वे मुझसे कहकर जाते बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी और ये यशोधरा से लिया गया है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत शब्द का अर्थ क्या है? तो साकेत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अयोध्या। अयोध्या का दूसरा नाम है साकेत, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी भाग कौन सा माना जाता है? तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी भाग कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्मिला की विरह व्यथा। तो उर्मिला की विरह व्यथा जो है ये साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मर्मस्पर्शी भाग माना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को किस प्रकार का काव्य कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीवनवादी काव्य। तो डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य माना है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को किस प्रकार का कवि कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को किस प्रकार का कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सामंजस्यवादी कवि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। द्विवेदी काल का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहलाता था? तो द्विवेदी काल का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सत्यनारायण कविरत्न। तो सत्यनारायण
कविरत्न जो है इनको ब्रज कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता का नाम क्या है? तो साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य ना मानकर उसे क्या माना है? तो अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य ना मानकर उसे क्या माना है, किस प्रकार का काव्य माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एकार्थ काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली और ब्रज भाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रज भाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की किस पुस्तक की बहुत ही आलोचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कविता कलाप। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य माना जाता है? तो दैत्यवंश और रावण किसका महाकाव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरदयालु सिंह। तो हरदयालु सिंह इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये दोनों किस प्रकार के काव्य माने जाते हैं या किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं और इसके लेखक हैं हरदयालु सिंह। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांततः किससे प्रभावित थे? तो गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी किससे प्रभावित थे? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वर्ड्सवर्थ। तो एक पाश्चात्य कवि हैं, वर्ड्सवर्थ के विचारों से प्रभावित थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी काल में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या रहा है? तो द्विवेदी काल में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या रहा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कानपुर। गुप्त जी की किस काव्य कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है? तो फिर से पढ़ते हैं। गुप्त जी की किस काव्य कृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकट भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की कौन सी कृति राजपूती आन की कथा है? तो गुप्त जी की कौन सी रचना राजपूती आन की कथा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रंग में भंग। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अपने किस काव्य कृति में गुप्त जी ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है? तो अपनी किस रचना में गुप्त जी ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरुकुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी किस काव्य कृति में गुप्त जी ने महाभारत की कथा लिखी है? तो अपनी किस रचना में गुप्त जी ने महाभारत की कथा लिखी है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जय भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी।
तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। और ये जो है झंकार रचना से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी के रहस्यवादी गीतों का संकलन किसमें पाया जाता है? तो गुप्त जी के रहस्यवादी गीतों का संकलन किस रचना के अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका झंकार। तो ये जो है झंकार के अंतर्गत आता है। वैतालिक किसकी रचना मानी जाती है? तो वैतालिक किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया? तो फिर से पढ़ते हैं। किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया? तो फिर से पढ़ते हैं। रीतिकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध किस युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया? तो उस काल का नाम क्या है या उस युग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्विवेदी काल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति मानी जाती है? तो स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक स्वर्गीय वीणा के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दिया गया है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। सुरमय रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक कानंद विधायिनी महा, कवींद्र कांते कविते अहो कहाँ। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। सुरमय रूपे रस राशि रंजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक कानंद विधायिनी महा, कवींद्र कांते कविते अहो कहाँ। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये जो है कविता के प्रति, कविता से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कविता के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन वन में है बने, वृक्ष वानर से मैं दूंगा अब आर्यतव, उन्हें निज कर रसे। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। बहुजन वन में है बने, वृक्ष वानर से मैं दूंगा अब आर्यत्व, उन्हें निज कर रसे। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गुप्त जी। और ये साकेत महाकाव्य से लिया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है हिंदी साहित्य में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
माखन लाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया है? तो माखन लाल चतुर्वेदी ने किन पत्रों का संपादन किया है, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले आता है प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर। तो प्रभा, प्रताप और कर्मवीर जैसे पत्रों का संपादन किया है माखन लाल चतुर्वेदी ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर क्या है? तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग। तो राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग जो है ये माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाओं का प्रधान स्वर माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिया राम शरणगुप्त किस प्रसिद्ध कवि के अनुज माने जाते थे? तो सिया राम शरणगुप्त किस प्रसिद्ध कवि के अनुज माने जाते थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मैथिली शरणगुप्त। तो ये जो है मैथिली शरणगुप्त के अनुज माने जाते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिया राम शरणगुप्त की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? तो सिया राम शरणगुप्त की पहली रचना कब प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1910 में हुई थी, इंदु पत्रिका में। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इनकी पहली रचना जो है वो प्रकाशित हुई थी 1910 में इंदु पत्रिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुमकुम। और ये प्रकाशित हुई थी 1939 में। तो 1939 में कुमकुम प्रकाशित हुई थी और ये बालकृष्ण शर्मा का पहला काव्य संग्रह माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने द्विवेदी काल से जुड़े जितने भी प्रश्न उत्तर थे आज हमने इसको कंप्लीट किया। कल से हम छायावादी युग के जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और भी जो हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की भी हम चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हिंदी ग्रामर के भी टॉपिक कराऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।